अस्सलाम वालेकुम। शनासा सी आवाज़ पर फाइल से वली ने सार उठाया था। सुबह की ताज़ा सी रोशनी खिड़की के रास्ते उसके ऑफिस में गिर रही थी। टेबल पर धरी बहुत सी फाइलें खुली थीं और कुछ को देखना अभी बाकी था। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। सलाम का जवाब देते ही उसने उसे हाथ से बैठने का इशारा किया और फिर पुश्त कुर्सी से टिका कर उस नौउम्र से लड़के को गहरी नज़रों से देखा। वो गोल गले वाला स्वेटर और रफ सी जीन्स में मलबूस अपने मखसूस लाउबाली अंदाज से खासा मुख्तलिफ लग रहा था, एकदम गहरा और बहुत पुरअसरार सा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वली सर। मामूल के बरखिलाफ बात किसी भी लतीफ़े से शुरू किए बगैर उसने कहा तो वली ने अब की आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। कहो। उसका अंदाज मोहतात था। मैं पिछले कई दिनों से आपका माजी छान रहा था। जानता हूँ। वली के सकून में फ़र्क नहीं आया। मैं आपको हाशिम सरकार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो चंद पल उसे देखता रहा। क्या बताना चाहते हो और क्यों? दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, राइट? मोहसिन ने कहकर ताइदी अंदाज में अबरू उठाया तो वली ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा, जैसे जांच रहा हो कि वो कितने पानी में है। और दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन, लगे ना लगे से क्या होता है मोहसिन? मदीना की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले अक्सर मुनाफिक हुआ करते थे। उसकी बात पर मोहसिन के अबरू ताज्जुब से ऊपर को उठे थे। मैं अगर आपका दोस्त नहीं होता तो कभी डबल एजेंट के तौर पर काम नहीं करता। साफ लफ्ज़ों में कहो मोहसिन। ओके। वली की तंबीह पर वो सीधा होकर बैठा। हाशिम ने मुझे हायर किया था आपकी ज़िंदगी खंगालने के लिए। जानता हूँ। आप जानते थे? मोहसिन चौंका था। उसे इस बात का अंदाज़ा था कि वली उसकी खोज के बारे में वाकिफ़ है, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसे ये भी मालूम होगा कि उसे हायर करने वाला कोई और नहीं, हाशिम था। कब से जानते हैं आप? वो मशकूक हो चुका था, मगर वली वैसे ही बैठा रहा। जिस रात तुमने हुडी पहनकर मेरे ऑफिस में पहली नकब लगाई थी, उस रात से। आपको कैसे पता चला? उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी। वली मुस्कुरा दिया। अरसे से और क्या चल रहा है मोहसिन? ये हाशिम, उसे क्या लगता है कि ये नूराबाद में बैठकर कोई भी बात करेगा और मेरे कानों तक नहीं पहुंचेगी? आई मीन सीरियसली। उसने मुस्कुराकर सर झटका था। ये दुनिया तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा छोटी है मोहसिन, और इस दुनिया का ये छोटा सा हिस्सा तो और भी छोटा है। यहाँ किसी का राज राज नहीं है। ज़रा निगाहों को सुकेड़ कर देखो तो फ़िज़ा में सब तासार अपने आप आश्कार होना शुरू कर देते हैं। ये तो फिर एक भरपूर प्लानिंग से किया गया काम था। तुम्हें क्या लगता है हर गली कूचे में मौजूद लोगों से दोस्ती मैंने क्यों कर रखी है? जाहिर है अपनी शादी पर तो नहीं बुलाना ना मैंने उन्हें। मोहसिन की आंखें हैरत से फैली हुई थी और लब बेयकीनी से वाह थे। आपने कभी मुझे नहीं कहा कि आप सब जानते हैं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। लापरवाही से कंधे झटक कर कहा गया तो मोहसिन पल भर में संभला था। सामने बैठा ये बंदा उसके घर के काम वाली नहीं था, उसकी घर के काम वाली नहीं था कि जिस पर धौंस जमाकर वो उसे हैरान कर देता। वो उससे कई कदम आगे था और हैरत तो ये थी कि उसने इन कदमों के निशान तक मिटा रखे थे। और क्या जानते हैं आप? ये भी कि तुम हुसैन और हाशिम में से किसी एक की मौत देखना चाहते हो। उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। थूक निगल कर उसने वली को देखा, वो भी उसी को देख रहा था। आपको कैसे पता? पता है बस, लेकिन तुम बताओ कि तुम क्यों मौत चाहते हो उनकी? उसने अपने नरमी से पूछा तो मोहसिन चंद पल सर झुकाकर बैठा रहा, जैसे जमा तफरीक कर रहा हो कि उसे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं। जब मौत के सफ़र पर निकलने का अहद साथ करते हैं ना, तो फिर अपने साथी से कुछ नहीं छुपाते। गद्दारी के ज़ुमरे में आता है ये। उसकी बात पर मोहसिन ने गहरा सांस लिया और फिर उसे देखा। हुसैन ने मेरे घर वालों को कत्ल करवाया था, उसने कहकर चंद लम्हों का वक्फा किया। मैं 13 साल का था उस वक्त। मेरे बाबा और मेरी माँ काम किया करते थे हुसैन की हवेली पर। एक कमी कमीन नौकर से ज़्यादा की हैसियत नहीं थी मेरे वालिदैन की, मगर मेरे बाबा फिर भी उसके तलवे से लगे रहे। वो हमारे छोटे से घराने की गुर्बत को सूली पर नहीं लटकाना चाहते थे। उसी दौरान मेरे बाबा के कान में उसके किसी राज की भिनक पड़ गई। ना सिर्फ बाबा को पता चला बल्कि माँ भी जान गई थी इस बात को। इसीलिए उसने मेरे घर वालों को उसने एक पल को रुककर गुलाबी पड़ती आंखें मसली। मेरे बड़े भाई, बाबा और माँ, तीनों को रात की तारीकी में ही कराए के कातलों के जरिए कत्ल करवा दिया।
मुझे आज भी याद है कि मेरे बाबा, माँ और रईस भाई की दाएं जानिब वाली पसलियों की जगह पर बड़े बड़े घाव थे। और जानते हैं, उसने गीली आंखें उठाईं। वली तरहम से उसे देख रहा था। उन्हें 7-7 दफ़ा एक ही जगह पर छुरे मारे गए थे। उसकी आखिरी बात पर वो चौंका था। 7 दफ़ा छुरा। उसके कानों में यकदम करम की आवाज़ गूंजी थी। मेरी आपा को 7 दफ़ा छुरा मारा गया था। तुम श्योर हो कि 7 दफ़ा ही मारा गया था छुरा? बिल्कुल। उसके इस्तफसार पर मोहसिन ने सर हिलाया था। वली ने मुट्ठी बंद करके लबों पर जमाई। फिजा में तैरते साकित नुक्ते अब के जुड़ने लगे थे। फिर तुम बच कैसे गए? अब के वो संजीदगी से आगे होकर बैठा तो मोहसिन ने गहरा सांस लिया। मैं ज़्यादातर अपने मामू के घर रहा करता था। उनका घर शहर में था, इस गांव से खासा दूर। अगर मैं भी उस रात अपने घर में होता तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाता, मगर मैं बच गया। इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। हर इख्तिताम पर एक न एक सर्वाइवर रह ही जाता है जो इस चक्कर को फिर से शुरू कर देता है। और वो एक पल को ठहरा। इस जुर्म का सर्वाइवर मैं हूँ। आखिर में उसकी आवाज़ बहुत सर्द हो गई थी, यकदम स्पाट और गुर्राई हुई। यहाँ बहुत से सर्वाइवर हैं मोहसिन, हौसला रखो। इनके शुरू किए गए इंतकाम के चक्कर अब उल्टी तरफ चलेंगे। खैर तुम बताओ, क्या बताना चाहते थे मुझे हाशिम के हवाले से? उसकी बात पर मोहसिन पहले तो उसका चेहरा देखता रहा, फिर जब वो बोला तो वली के जिस्म का हर उज़्व सुन पड़ता गया। उसे लगा किसी ने उसके पूरे वजूद को ठंडे यख समंदर के पानी में डाल दिया हो। शादी की तारीख करीब आती जा रही थी। एक हफ्ता यूं ही पर लगा कर गुजर गया और फिर रस्म हिना से एक रोज़ कब्ल की रस्म का वक्त आया। आज हवेली में फिर से खूब चहल पहल थी। मुलाजमीन की फुर्तियाँ और बीजान की हिदायतों को दिलचस्पी से देखती अमल ने आखिर में पुरजोश होकर बीजान को पुकारा था। बीजान, कितने बजे तक जाना है आज? बस अभी मगरिब के बाद निकलना है हमने। ये वली किधर है सुबह से? देखो तो सही ज़रा उसे, ज़रा जो ख्याल हो उसे घर आने का। और जो टोकरे में मिठाइयाँ मंगवानी थी वो अब तक आए या नहीं? तहाइफ को एक जानिब सलीके से रखती मसरूफ़ सी बीजान ने चेहरा उठाकर अमल को देखा तो वो सीधी हुई। मैंने फरीद से कहा तो था, लेकिन पता नहीं। पता नहीं? बीजान की बेयकीन सी आवाज़ पर वो एकदम से सोफे से उतरी और किचन की जानिब भागी। किचन में ढेरों ढेर मिठाइयाँ, हार, फूल और न जाने क्या क्या अला भला रखा था, मगर वहाँ मिठाई के टोकरे हरगिज़ भी नहीं थे। उसने परेशानी से आगे आकर देखा, मगर टोकरे होते तो नज़र आते ना। असर ढलने वाली थी और मगरिब का वक्त करीब आ रहा था। ऐसे में शहर से मिठाई के टोकरे लाने में बहुत वक्त लग जाना था और बीजान ने ये काम उसे सौंपा था। खुदाया, उसने घबरा कर अपने पीछे राहदारी में झांक कर देखा। बीजान मसरूफ सी लाउंज में बैठी तहाइफ रखवा रही थी। उंगलियां मरोड़ कर उसने रुख दोबारा से अंदर की जानिब मोड़ा और फिर एक फैसला करती बाहर आई। क्या हुआ, मिठाई ले आया फरीद? उनके पूछने पर उसने मज़े से असबात में सर हिलाया और बाहर की जानिब भागी। बीजान अब कदरे इत्मीनान से बाकी काम निपटा रही थी। उसने यहाँ वहाँ फरीद को तलाशा कि उसे जल्दी से शहर भेजे, मगर फरीद तो गधे के सर से सींग की तरह गायब था। उसी पल हवेली के गेट से वली की कार अंदर दाखिल हुई। एक पल को उसने चमकती हेडलाइट्स को देखा और फिर दुपट्टा शानों पर दुरुस्त करती उस कार की जानिब भागी। वो जो दरवाज़ा खोलकर अपने ख्यालात में उलझा हुआ था, उसे इस तरह आते देखकर कदरे चौंका। वली, उसने सांस लिया। भागने की वजह से उसका सांस फूल रहा था। वली ने एक नज़र हवेली के दाखिली दरवाजे पर डाली और फिर उसे देखा। अंदर चलकर बात करते हैं बीबी। उसका अंदाज मोहतात था, मगर अमल ने जल्दी जल्दी नफ़ी में सर हिलाया। हम अभी अंदर नहीं जा सकते। बीजान ने मुझे एक काम कहा था और मैंने वो काम फरीद से करने को कहा भी, मगर कहीं और मसरूफ़ हो गया वो और वो काम रह गया। वली, बीजान को पता चल गया ना तो वो वक्त से पहले ही मेरी शामत ले आएंगी। उसने रूहान सी होकर कहा तो उसकी पेशानी पर बल पड़े। कैसा काम? और फरीद को बोलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे क्यों नहीं कहा आपने? बोलें, कौन तंग कर रहा है आपको? उसके बरहम से इस्तफसार पर अमल जो कुछ कहने लगी थी यकदम रुक गई। तंग? कोई तंग क्यों करेगा मुझे? उसने हैरान होकर उसे पूछा तो वली जो गुस्से में अभी और भी कुछ कहने लगा था एकदम रुका।
कोई तंग नहीं कर रहा आपको? फिर क्या किसी ने ब्लैकमेल किया है? ओफो, अमल ने जल्दी से उसे रोका। वली, मुझे कोई तंग नहीं कर रहा और न किसी ने ब्लैकमेल किया है। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे शहर से 1-2 टोकरे मिठाई के ला दें, बहुत अच्छी सी पैकिंग में। मिठाई? वो एक पल को ठहरा। जी हाँ, आप तो पता नहीं कौन सी बातें लेकर बैठ गए हैं। भला मैं कौन सा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हूँ जो कोई मुझे ब्लैकमेल करेगा? खुदा के लिए जल्दी जाकर मिठाई ले आएं, नहीं तो बीजान से पड़ने वाली डांट के जिम्मेदार आप होंगे। अपना किया सब उसने वली पर डाला तो उसने उसे हैरत से देखा। मैंने क्या किया है? क्या मतलब क्या किया है? मैं कह दूंगी बीजान को कि मैंने तो वली से कहा था मिठाई के टोकरे लाने को, मगर वो तो गए ही नहीं। फिर बीजान आपसे पूछेंगी कि जनाब मसला क्या था, क्यों नहीं गए, और इस तरह मेरे हिस्से की डांट आप खाएंगे। अब के वो सुकून से खड़ी उसे गोया खबरनामा सुना रही थी। वली ने उसकी चालाकी पर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। गलत कहते हैं लोग आपको मासूम। कोई अगर आपको ये रॉ वाली चालबाजियां करते हुए देख लेना तो उसने आपको मासूम कहने से वहीं तौबा कर लेनी है। वो अब दोबारा से मलाल के साथ कहता, गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ रहा था। वो उसकी बात पर बेसाख्ता हंस दी। जब वो गाड़ी निकाल कर ले गया तो उसने मुस्कुराकर सर झटका और अंदर की जानिब बढ़ी। बहुत से लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ थी उसके बारे में। हाँ जी, आप लोगों को भी हैं। अमल मासूम ज़रूर थी, मगर वो बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं थी। उसे भी लोगों को हाथों हाथ घेरना आता था। उन्हीं के अल्फाज उनके मुंह पर लौटाकर उनका जायका चखाना भी आता था उसे, मगर वो इस सब का इजहार खुल्लम खुल्ला नहीं करती थी। कोई उसका रेड जोन क्रॉस करता तो उसे अपने हाथों से पकड़कर अपने दायरे से उसे बाहर निकालना आता था उन्हें। वो अमल जमान थी, एक इंतहाई बारीक बीन और जीरक सी लड़की। क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि जिस जंगल में वली ने सरवाइव किया था, अमल भी उसी गहवारे में ही बड़ी हुई थी। वो भी हवेली की सियासतों को बचपन से झेलती आई थी। उसे भी हवेली वालों के अंदाज़ो अतवार सब आते थे, उसे भी सब आता था, मगर क्या किया जाता। आगे बढ़ती अमल ने एक बार फिर मुस्कुराकर सर झटका था। जब लोग ही उसे छोटी सी लड़की समझकर आगे बढ़ जाते थे तो वो भी उनकी गलत फहमियों को दूर नहीं किया करती थी। भला अगर कोई उससे मुतासिर हो रहा था तो इसमें उसका क्या जाता था। आखिर में मासूमियत से उसने शानें उचकाई। मगरिब की नमाज पढ़ी गई और फिर तैयारियों में सब मशगूल हो गए। बीजान तेज़ी से हिदायत देती मुलाजमीन को दौड़ा रही थी। जमान भी एक जानिब खड़े अपनी कलफ लगी सफ़ेद बेदाग कमीज़ की आस्तीन के कफ बंद कर रहे थे। फिर रुक कर ज़मानी को देखा जो गहरे जामनी से शनील के जोड़े में मलबूस, कानों में चमकते हीरों के टॉप्स पहने बहुत बावकार और खूबसूरत लग रही थी। उसी पल अमल जीनों से उतरी। उसने आज सुनहरी सिल्क की फ़्रॉक पहन रखी थी। वो लॉन्ग फ्रॉक थी जिस पर जगह जगह सितारों का बारीक काम किया गया था। फ़्रॉक का दामन स्याह था, अलबत्ता सिल्क के लचकदार होने के बाइस उसका फ़्रॉक यहाँ वहाँ झूल रहा था। नीचे सिल्क ही का चूड़ीदार पाजामा था और दुपट्टा भी फ़्रॉक के रंग के जैसा था, सिल्क का लचकदार सा। उसके किनारों पर बारीक सा सितारों का काम था और दरमियाना हिस्सा बिल्कुल सादा। इस तकरीब के लिहाज से उसका जोड़ा बेहतरीन था। फिर उसके खुले बालों को समेट कर उसने अपने कंधे के एक जानिब डाला और तेज़ी से नीचे उतरी। एक हाथ में सुनहरी सी बाली भी थी। बीजान के सामने आकर रुकी तो उन्होंने बेख्तियार उस पर माशाअल्लाह पढ़ा। जमान ने भी एक नज़र उस पर डालकर उसे नज़र बद से हिफाजत की दुआ से नवाजा था। ये कान में नहीं जा रही बीजान, बेचारगी से कहकर उसने बाली उनके आगे की तो बीजान ने मुस्कुराकर उससे बाली ले ली और फिर उसके सुर्ख हुए कान में पहनाने लगी। हर दफ़ा उसके साथ यही होता था। जब भी किसी शादी में कान पर कुछ डालने लगती तो एक कान में तो बाली आसानी से चली जाती, दूसरा कान हमेशा इसी तरह सुर्ख हो जाता। जब तक बीजान उसके कान में झुमका ना डालती या बाली ना डालती तब तक वो जाता ही ना था। उन्होंने नरमी से उसके कान की लो पकड़ी और फिर बाली अंदर डाल दी। एक सेकंड भी नहीं लगा था। उसने सुकून का सांस लेकर अपने दुखते कान की लो को हल्का सा दबाया। तुमने मिठाई मंगवा ली थी ना, कहाँ रखी है? निकाल कर दो मुझे, मैं गाड़ी में रखवाऊँ। उनके कहने पर उसने मुस्कुराहट दबाई और फिर किचन की सिमत देखा। किचन में ही रखी है बीजान, मासूमियत से घनी पलकों को झपका कर कहा तो बीजान ने उसे मशकूक से अंदाज में देखा। वो एकदम गड़बड़ाई थी मगर फिर फौरन संभली। पूछा आपने उनसे कि क्या कह रहे हैं वो इस मिठाई का?
हाँ, मैंने पूछा तो उसने कहा कि थोड़ी मिठाई कम हो गई थी और फरीद को ज़रा काम था तो अमल बीबी ने मुझे भेज दिया। बीजान ने आम से अंदाज में कहकर रुख दरवाजे की सिमत फेरा। हसन ताया और उनका सारा घराना उसी पल दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो वो उन सब की तरफ मुतवज्जो हो गई। चूँकि हुसैन अहमद की हवेली उन दोनों हवेलियों से ज़रा फासले पर थी और जाना दोनों घरों को उधर ही था, तो तय ये पाया था कि सब एक साथ जाएंगे। उसने वली के दिए हुए जवाब पर मुस्कुराहट दबाई और फिर आगे बढ़कर नाजिया और अंजुमन ताई से मिली। इस वाक़ये को हफ्ता होने वाला था, इसीलिए ताई की सर्द मोहरी अगरचे थी मगर कम थी। घर में एकदम से अफरा तफरी सी मच गई। बहुत से मेहमान भी थे जो उसी वक्त घर में दाखिल हुए थे। उसने जल्दी से रुख जीनों की जानिब फेरा और फिर फ्रॉक को दोनों हाथों से उठाए नंगे पैर यख जीनों पर रखती भागती ऊपर गई। उसके सारे खुले बाल कमर पर झूल रहे थे और दुपट्टा एक जानिब से नीचे को लटकता जीने छूता उसके साथ ऊपर जा रहा था। नीचे खड़े नफीस ने मुस्कुरा कर अमल को ऊपर जाते देखा और फिर एक कमीनी सी मुस्कुराहट लिए उसके पीछे जीने चढ़ता ऊपर जा पहुंचा। वली जो उसी पल छत की सीढ़ियों से उतरता नीचे आ रहा था, नफीस के कदम अमल के कमरे की जानिब बढ़ते देखकर ठिठक गया। नफीस ने उसे नहीं देखा था क्योंकि उसका रुख मुखालिफ समत था, मगर वली ने उसे बखूबी देख लिया था और अब उसके चेहरे के तासुरात यकदम ही उबल गए थे। उसने कमरे में आकर जल्दी से बालों में ब्रश फेरा और जैसे ही बाल कमर पर डाले उसके हाथ से ब्रश छूटकर गिरते गिरते बचा। नफीस दरवाज़ा नॉक किए बगैर उसके कमरे में दाखिल हुआ और फिर बड़ी सहूलत के साथ उसने दरवाज़ा मुड़कर बंद भी कर दिया। वो जो उसे सिंगार आईने में साकित सी देख रही थी यकदम पलटी। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस नफीस का कद अमल से ज़रा सा ऊंचा था। नकूश बिल्कुल नाजिया जैसे थे, वाजबी से काबिल कबूल। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से कहकर अपना दुपट्टा शानों पर दरुस्त किया। वो खासी गैर आरामदेह हो गई थी। नीचे का शोर ऊपर उसके बंद कमरे के पार भी सुनाई दे रहा था। उसकी आवाज़ भी तो कोई नहीं सुनेगा अगर जो नफीस ने कोई गलत हरकत कर भी दी तो। वो धड़कते दिल के साथ 2 कदम पीछे हटी थी, मगर नफीस इंतहाई लुत्फानंदोज होता आगे बढ़ा, फिर कदम भर के फासले पर रुक गया। आज बहुत हसीन लग रही हो, कुछ ख्याल किया करो, रहम करो मुझ पर। इतना होशरुबा सा हुस्न लेकर सामने आओगी तो किस कमबख्त से सब्र होगा, बताओ। उसने बेसाख्ता उसके बाल चेहरे पर से हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो करंट खाकर पीछे हटी। फिर उसकी जुर्रत पर बल खाकर उसे देखा। आइंदा इस तरह की घटिया हरकत की ना तो मैं तुम्हारी शिकायत आगा जान से कर दूंगी, समझे? अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से। आई सेड गेट लॉस्ट, धाड़ से कहा, मगर नफीस ने तो सुना ही नहीं था। हंसता हुआ 2 कदम मजीद करीब आया तो वो खराब होते दिल के साथ पीछे हटी। मारो, चलो इसी बहाने तुम मुझे छुओगी तो सही। उसने बेयकीनी से उसकी खबासत से लबरेज निगाहों को देखा तो उसका जिस्म ही लरस गया। मैंने कहा कि अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकलो। उसने लरसती आवाज़ में बमुश्किल कहा था। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आज ना आओ भले इन हाथों में, मगर कल जब तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आओगी ना, तब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। उसने एक इंकशाफ किया था अमल पर। एक पल को उसने ठहर कर उसे देखा और फिर गुर्राई, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी, मर जाऊँगी। मरना पसंद करूँगी मगर तुम्हारी दुल्हन मैं कभी नहीं बनूँगी, समझे? अब दूर हटो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नफीस अभी उसे कुछ और भी कहने ही लगा था कि किसी ने उसका गिरेबान पकड़कर पीछे को घसीटा था। वली की खौफनाक हद तक स्पाट निस्वारी आंखें देखकर अमल का दिल रुका था। उसे बगैर देखे पता था कि उसका रंग फक हुआ है। नफीस ने भी पीछे वाले की जुर्रत पर बेयकीनी से देखा और एक पल को वली का चेहरा देखकर उसका अपना रंग भी निचड़ कर रह गया था। वली ने जमे दांतों को मजीद पीसा और उसे पूरी कुव्वत से पीछे घसीट कर दीवार की जानिब धक्का दिया। स्याह कमीज की आस्तीनें उसने हमेशा की तरह कोहनियों तक मोड़ रखी थी और उससे उसके कसरती बाजू निकल रहे थे जिन पर नसों का जाल मुट्ठी बंद होने की वजह से नुमायां था। फिर नफीस को कोई भी मौका दिए बगैर वो आगे बढ़ा और पिशावरी चप्पल जोर से उसके घुटने पर मारी। नाजुक जगह पर लगने की वजह से नफीस बेसाख्ता झुका तो उसका गिरेबान सख्ती से पकड़कर उसने उसे सीधा खड़ा किया। जब कोई लड़की कहे कि उससे दूर हो जाओ
تو اخلاق کا دائرہ کار یہی کہتا ہے کہ اس سے دور ہو جانا چاہیے، مگر پھر اگر ایسے لوگ نہ مانے نا تو غیرت کا دائرہ کار کہتا ہے کہ مار مار کر ان کی شکل بگاڑ دینی چاہیے۔ اس نے دوبارہ سے زخمی ہوئے گھٹنے پر اب کے پوری قوت سے پشاوری چپل کی نوک ماری تو وہ بل بلا کر نیچے جھکا۔ اسے لگا کہ اس کے گھٹنے سے خون نکل آیا ہے۔ امل اب تک سانس رو کے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ دل تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا تھا اور وہ موم کا مجسمہ بنی اس کے تیش کی حدت سے پگھلنے لگی تھی۔ نفیس ذرا سنبھل کر سیدھا ہوا تو ولی نے پھر سے اسے اسی گھٹنے پر ایک اور لات ماری۔ اب کہ وہ پورا بیٹھ گیا تھا، اس کے گھٹنے سے خون نکل کر اس کی سفید لباس کو داغدار کر رہا تھا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں بی بی کے آس پاس بھی دیکھا نا تو تم مجھے اچھے سے جانتے نہیں ہو، ابھی ایسی جگہ پر مار کر لاش پھینک دوں گا تمہاری کہ ساری عمر تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے، مگر انہیں لاش تو کیا تمہاری ایک ہڈی بھی نہیں ملے گی۔ وہ بہت سرد لہجے میں بولتا، امل کی رگوں میں بہتے لہو کو سرد کر گیا تھا۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی، مگر اس کے لہجے کی پھونکار سے سارا کمرہ سنسان ہو گیا تھا۔ نفیس بمشکل کھڑا ہوا تھا۔ اس نے رخ امل کی جانب پھیرا اور پھر پوری قوت سے گھوم کر اسے سخت سا مکہ جبڑے پر مارا تو نفیس کے سر پر ساری حویلی پل بھر کو گھوم کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا تھا، پھر اپنے ہونٹ سے بہتے خون کو ہاتھ سے چھوا اور سر اٹھا کر بے یقینی سے ولی کو دیکھا۔ تم نے مجھے مارا؟ اس کی آواز میں حد درجہ حیرت تھی۔ ولی ایک قدم آگے چل کر اس کے عین سامنے آن رکا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ نہیں، عورتوں کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا میں، یہ تمہیں مارا نہیں ہے، میں نے صرف تمہیں جگایا ہے۔ ابھی تم نیچے جاؤ گے بہت شرافت سے، اور اگر تمہارے منہ سے اس بات کی بھاپ بھی نکلی نا تو مجھے پتا ہے کہ ٹانگوں پر مار مار کر معذور کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اندیکھی سی گرد جھاڑی تو نفیس کھولتا ہوا اس کا ہاتھ جھٹک کر دروازہ وا کر کے باہر کی جانب گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک کاٹ دار نگاہ امل پر ڈالنا چاہی، مگر ولی درمیان میں کھڑا رہا۔ امل پیچھے کہیں چھپ گئی تھی۔ دروازہ بند کیا تو ولی اس کی جانب پلٹا۔ وہ اب تک دیوار سے لگی ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے بمشکل سر ہلایا، مگر آنکھوں سے آنسو بے ساختہ گر پڑے تھے۔ ولی نے ابلتے غصے کو بالوں میں ہاتھ پھیر کر قابو کیا اور پھر گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے نا آپ؟ اس نے پھر سے سر ہلایا تھا، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو اب تیزی کے ساتھ چہرے پر لڑھک رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ بے بسی سے پوچھا تو امل نے فوراً ہتھیلیوں سے گال رگڑے۔ ناک اور آنکھیں گلابی ہو کر دہک رہی تھی۔ ایک تو سنہرے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اوپر سے اس کا یہ رویا رویا سا حسن۔ ولی نے گہرا سانس لے کر اس سے رخ پھیرا۔ کچھ نہیں ہوا، اوکے، سب ٹھیک ہے۔ اگر یہ آئندہ ایسے کرے تو مجھے بتائیے گا، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بس آپ روئیں نہیں، چلیں آنسو صاف کریں اپنے۔ خوف زدہ سی امل نے اس کے نرمی سے کہنے پر خود کو سنبھالا، گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا، مگر پتہ نہیں کیوں اسے رونا آئے جا رہا تھا۔ اگر ولی وقت پر نہ آتا تو، اور اس کے آگے سوچ کر بھی اس کا دل لرز رہا تھا۔ بی بی، وہ کچھ کہتے کہتے رکا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، اسے سر اٹھا کر ہی دیکھنا پڑتا تھا، وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ یہ بال، انہیں باندھ لیں۔ گھر میں ٹھیک ہے، مگر باہر جاتے ہوئے ان کا کھلا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں لاتا ہوں کسی کو، وہ آپ کے بال بنا دیں گے۔ اس نے کہہ کر رخ یکدم باہر کی طرف موڑا تو وہ دھم سے بیڈ پر بیٹھی، قدموں سے گویا جان ہی ختم ہو گئی تھی۔ ہاتھ بھی بے جان سے گود میں پڑے تھے اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ولی نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کانتا جھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ زین بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ امل نے بے یقینی سے کانتا کو دیکھا۔ امل بی بی کے بال سنوار دیں کانتا، ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں آپ دونوں کا، اس نے کہا اور کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کانتا پہلے اس کے قریب آئی، پھر اس کا مرجھایا سا چہرہ دیکھ کر مسکرائی۔ آپ ایسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہو امل۔ وہ ہنستی مسکراتی اور چہکتی ہوئی امل اچھی لگتی ہے۔ چلو بیٹھو سنگھار میز کے آگے، میں بال بنا دوں تمہارے، اٹھو شاباش۔ اسے بازو سے پکڑ کر نرمی سے اٹھایا اور پھر اسے آئینے کے سامنے رکھی کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے خود کو آئینے میں دیکھے گئی۔ کانتا اب نرمی سے اس کے ریشمی بال فرانسیسی طرز کی چوٹی میں باندھ رہی تھی۔
और वो उसी तरह खाली दिल लिए सामने बैठी हुई थी। पता नहीं उसके इतने खुशकुन से मौक़ों पर अक्सर सब कुछ तलपट क्यों हो जाया करता था। कुछ देर के बाद वो कांता के साथ ही कमरे से बाहर निकल आई। कांता ने एक हाथ से ज़ैन को थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसकी कोहनी पकड़ रखी थी। जीनों पर आकर उसने फीका सा मुस्कुराकर उनसे अपना बाजू छुड़वाया तो उन्होंने उसे हल्का सा थपका और ज़ैन को लिए नीचे उतर गईं। उसने भी थके थके से कदम जीनों पर रखे। सुनहरा सा लचकदार फ्रॉक अब भी जीनों को छूता हुआ उसके साथ साथ नीचे उतर रहा था। स्याह बालों को फ्रेंच में गूंथने के बाद अब उसका एक महज धुला धुलाया सा चेहरा भी दमक रहा था। वली ने गर्दन घुमाकर उसे जीनों से उतरते देखा और फिर उतनी ही तेजी से चेहरा वापस मोड़ लिया। लाउंज में मेहमानों का बहुत रश हो रहा था। कुछ गाड़ियों में बैठ चुके थे और कुछ अभी रहते थे। बीजान अभी तक अर्जुमन के साथ खड़ी बातें कर रही थी। उसे उतरता देखा तो पास चली आई। क्या हुआ, ये बाल क्यों बांध लिए? अभी तक तो खुले रखने का इरादा था तुम्हारा। उसने बमुश्किल मुस्कुरा कर उन्हें देखा, फिर एक नज़र मुड़कर स्याह कमीज शलवार में मलबूस वली को, जो कांता के साथ खड़ा ज़ैन की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा बीजान के मुझे अपने बाल बांध लेने चाहिए तो मैंने बांध लिए। उनकी जानिब चेहरा फेर कर कहा तो बीजान ने नासमझी से उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरा। तुम बाल बांधो या खोलो, हर तरह प्यारी लगती हो। अच्छा अब चलो, निकलना है। सारे मेहमान बैठ चुके हैं गाड़ियों में और अब वक्त भी निकला जा रहा है। मैं ज़रा फरीद को आवाज़ दे दूं कि निकाल ले गाड़ी। उसी वक्त वली उनके पास चला आया। एक नज़र उस पर डाले बगैर बीजान की जानिब मुतवज्जो हुआ। अमल ने होंठ आपस में पैवस्त किए, पलकें तेजी से झपकाईं। उसकी मौजूदगी उसे नर्वस कर रही थी। मैं लेकर जाऊंगा आप लोगों को बीजान, फरीद को रहने दें, वो मज़ीद मेहमानों को ले जाएगा। और तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? बीजान ने अबरू इकट्ठे करके यकदम पूछा तो वली हल्का सा मुस्कुराया। उसने भी एक नज़र उठाकर देखा था उसे। नहीं बीजान, मैं वापस आ जाऊंगा। फिर जब आप लोग फारिग हो जाएं मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा आपको। फरीद के साथ मत आइएगा आप लोग। ठीक है। उसकी नर्म सी संजीदगी को बीजान ने समझ लिया, इसीलिए गहरा सांस लेकर सर हिलाया। खाना खाया तुमने? बीजान के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। भूख बिल्कुल भी नहीं है अभी बीजान, चलें देर हो रही है। किसी बात का मौका दिए बगैर उसने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए और फिर मेहमानों के दरमियान से रास्ता बनाता दाखिली दरवाजे से गुजर गया। उसने भी हाथ में पकड़ी सफ़ेद बेदाग सी चादर ओढ़ ली और फिर बीजान और कांता समेत बाहर निकल आई। नाजिया और अर्जुमंद उसी वक्त गाड़ी में बैठकर उनके सामने से गुजर गए थे। उसने आसपास नफीस को तलाशा मगर फिर वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आया। शायद वो वापस हवेली चला गया था। जमान हसन साहब के साथ ही निकल गए थे, इसीलिए बीजान वली के साथ वाली सीट पर बैठ गई और कांता ज़ैन और अमल पीछे। कुछ फासले पर हवेली वाक़या थी। उसने रश के बाइस कार बाहर ही रोक ली थी। फिर जब बहुत सी गाड़ियां पोर्च में दाखिल हो गईं, बीजान फ़ौरन ही नीचे उतर गईं। कांता और ज़ैन भी उन्हीं के साथ उतरे, मगर अमल, वो जैसे ही बाहर निकलने लगी वली की आवाज़ ने उसे रोक लिया। ख्याल रखिएगा अपना, कोई भी मसला हो तो मुझे फ़ौरन इत्तला कीजिएगा, ठीक है? और अमल बीबी एक बात और हमेशा याद रखिएगा मेरी, हर किसी से बात नहीं की जाती, हर कोई बातों से समझने वाला नहीं होता। कुछ लातों के भूत होते हैं, गरम हाथ खाए बगैर बात उनके दिमाग में नहीं घुसती। अगर आइंदा कभी भी कोई भी इंसान आपको परेशान करे या फिर आपको कोई काम हो, कोई सा भी, कानूनी या गैर कानूनी, मेरे या फिर सरदार बाबा के अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक? और एक बात और, वो जो धीमी सी सर्द आवाज़ में सामने लगे शीशे के पार देखता कह रहा था, रुक सा गया। वो तो सांस रोके उसी को सुन रही थी। कोई और वक्त होता तो वो इन सब बातों पर हंस देती या फिर उसकी इतनी परवाह करने पर उसका दिल ही फड़फड़ा जाता, मगर अभी उसके साथ बैठने से उसका दम निकल रहा था। ये बाल, इन्हें ऐसे ही बांध कर निकला करें घर से। उसने बमुश्किल आंखें झपका कर आंसू पीछे धकेले और फिर गाड़ी से निकल आई। वो वहीं जाकर खड़ी हुई थी जहाँ से चली थी। जितनी मुश्किलों से उसने अपने और वली के दरमियान खड़ी बर्फ सी दीवारों को गिराया था, वो उतनी ही तेज़ी से उन दोनों के दरमियान फिर से आ खड़ी हुई थी।